ये सिस्टम किसी एक आदमी का नहीं होता, लेकिन जब सही आदमी सिस्टम में आता है तो सिस्टम बदलना शुरू हो जाता है। अब ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये एक फिल्मी सोच है। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसी सोच सिनेमा से निकलकर सत्ता तक पहुंचती रही, क्योंकि साउथ इंडिया वो जगह है जहां पर्दे पर हीरो भगवान बन जाते हैं और पर्दे के बाहर वही हीरो लोगों के नेता। यहाँ सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये इलेक्शन कैंपेन का ट्रेलर होता है। यहाँ फिल्मों का क्लाइमेक्स अक्सर विधानसभा में कटता है और डायलॉग बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा बैलेट बॉक्स में गूंजते हैं। और इसी परंपरा के सबसे ताज़ा, सबसे ताकतवर और सबसे चर्चित चैप्टर का नाम है, या समझिए नई फिल्म रिलीज हुई, थलपति विजय। आज सवाल ये नहीं कि विजय राजनीति में क्यों आए, असली सवाल ये है कि साउथ इंडिया में सिनेमा बार बार राजनीति क्यों बन जाती है। क्या ये कोई नई लहर है या दशकों से चल रही वही पुरानी रील से रियल कहानी का नया सीक्वल। क्योंकि अगर भारतीय राजनीति को एक फिल्म मान लिया जाए तो साउथ इंडिया उसका सबसे दमदार जॉनर है, पॉलिटिकल मसाला, जहां राजनीति में एंट्री के लिए भाषण कम और फैन क्लब ज़्यादा जरूरी होते हैं। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब कैमरा भले ही ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन नेताओं की सोच फुल कलर में हुआ करती थी। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता आज़ादी से पहले का है। 40 से 50 के दशक में जब उत्तर भारत में नेता खुले मैदानों में भाषण देते थे, तब साउथ में वही भाषण फिल्मों के डायलॉग बनकर थिएटर में बजते थे। CN अन्नादुरै, M करुणानिधि जैसे नेता खुद फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखा करते थे। यानी यहाँ लेखक भी नेता बन सकता था। जनता टिकट खरीदकर फिल्म देखने जाती थी और बिना महसूस किए विचारधारा भी सीख लेती थी। और यहीं से सिनेमा और सियासत के बीच की दूरी पूरी तरह गिर गई। इसी जमीन पर पैदा हुआ दक्षिण भारत का पहला असली सिनेमैटिक हीरो, सुपरस्टार MG रामचंद्र, जिन्हें हम MGR कहते हैं। फिल्मों में हमेशा गरीबों के मसीहा, महिलाओं के रक्षक और अन्याय के खिलाफ खड़े नायक के रूप में दिखने वाले MGR जब राजनीति में आए तो जनता ने उन्हें नया नेता नहीं माना। जनता ने कहा, ये तो पहले ही मुख्यमंत्री का रोल कर चुके हैं, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत। 1977 में वही हुआ जो साउथ की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन गया। MGR तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 3 बार सत्ता में लौटे और आखिरी सांस तक राजनीतिक केंद्र में रहे। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें ना सिर्फ नेता बल्कि थलेवर यानी मार्गदर्शक मानते थे। और उनकी फिल्मों की लाइन, गरीब को कभी अकेला मत छोड़ो, धीरे धीरे राजनीति का घोषणा पत्र बन गई। MGR ने यह साबित कर दिया कि अगर पर्दे पर बनी छवि भरोसेमंद हो तो वही छवि सत्ता में बदल सकती है। और इसी मॉडल को आगे बढ़ाया जयललिता ने, जो सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं थी बल्कि एक ब्रांड थी। फिल्मों में ग्लैमर और राजनीति में आयरन लेडी, अम्मा कहलाने वाली जयललिता 6 बार CM बनी। उनकी राजनीति में परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखती थी, मुफ्त योजनाएं, सख्त प्रशासन और दमदार व्यक्तित्व। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत थी कि लोग मंदिरों में भगवान के साथ अम्मा की तस्वीरें रखते थे। और उनकी पहचान इतनी साफ थी कि उनका राजनीतिक जवाब सिर्फ एक वाक्य में सिमट जाता था। कहती थीं, अगर पूछो मैं कौन हूं तो जवाब है, मैं अम्मा हूं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी सिनेमा और राजनीति का एक ऐसा ही तूफान उठा। नाम था NT रामाराव यानी NTR। पर्दे पर राम और कृष्ण का किरदार निभाने वाला ये अभिनेता असल जिंदगी में तेलुगु लोगों के स्वाभिमान का चेहरा बन चुके थे। 1982 में तेलुगु देशम पार्टी बनी और 1983 में इतिहास बना। सिर्फ 9 महीने में सत्ता मिली। उनका नारा विचार नहीं था बल्कि एक भावना थी, तेलुगु वारी आत्मगौरव, यानी तेलुगु लोगों का आत्मसम्मान। और यही भावना वोट में बदल गई। MGR, जयललिता और NTR, इन तीनों ने साबित कर दिया कि साउथ इंडिया में नेता भाषण से नहीं बल्कि कहानी से बनता है। लेकिन हर सुपरस्टार की कहानी सत्ता तक नहीं पहुंचती। और यही जरूरी हिस्सा का पार्ट 2 शुरू होता है, क्योंकि सिनेमा में सुपरहिट होना और राजनीति में टिकना 2 अलग अलग लड़ाइयां हैं। शिवाजी गणेशन अभिनय के समंदर थे, लेकिन राजनीति में लहर भी नहीं उठा पाए।
चिरंजीवी फिल्मों में मेगा स्टार रहे मगर राजनीति में उतने सुपरस्टार साबित नहीं हुए। और फिर आए रजनीकांत, जिनकी फैन फॉलोइंग किसी देवता से कम नहीं थी, जिनके डायलॉग जनता की नसों में दौड़ते थे। जब उन्होंने राजनीति की बात की तो लगा जैसे पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सबको यही लग रहा था कि रजनीकांत की एंट्री हुई तो कुछ नया होने वाला, एक नई क्रांति आएगी। लेकिन राजनीति स्टारडम से कहीं ज़्यादा कुछ मांगती है। वो हर दिन की लड़ाई चाहती है, लगातार जोखिम और बिना कट के लंबा रोल। और रजनीकांत ने खुद माना कि ये भूमिका उनकी सेहत और परिस्थितियों से बड़ी है। ये पीछे हटना कोई हार नहीं थी, ये समझना था कि राजनीति सिर्फ पर्दे की ताकत नहीं, जमीन की ताकत भी चाहती है। वो असल रजनीकांत को देखना चाहती है। वहीं कमल हसन आए एक अलग सोच के साथ। साफ राजनीति, सवाल पूछने वाली राजनीति थी। पार्टी बनी, बातें गूंजी, लेकिन सत्ता नहीं आई, क्योंकि राजनीति में सही सवाल काफ़ी नहीं, सही समय और सही संख्या भी होनी जरूरी है। और इसी इतिहास की पृष्ठभूमि में एंट्री हो गई इस कहानी के सबसे लेटेस्ट चेहरे की। नाम है थलपति विजय। थलपति यानी सेनापति, यानी वो जो सबसे आगे खड़ा है। विजय की राजनीतिक एंट्री भी अचानक नहीं थी। उन्होंने 30 साल तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया, लेकिन उनकी फिल्मों की खास बात यह रही कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती थी, वो सिस्टम से सवाल करती थी। कथी, मर्सल, सरकार, बिगिल जैसे फिल्मों में सत्ता से सीधी टक्कर दिखाई देती थी। और ये टक्कर धीरे धीरे जनता के गुस्से और उम्मीदों से जुड़ती गई। लोग विजय में अपना नेता फील करने लगे। लोगों को लगा कि यही तो हमारा लीडर है, ये हमारे घर का विजय है, ये हमारा सेनापति है। विजय के फैन क्लब सिर्फ जश्न मनाने वाली भीड़ नहीं रही, वो जमीनी संगठन बनाए, सोशल वर्क किया उन्होंने। और जब फिर राजनीति की तैयारी की, जब स्थानीय चुनाव में विजय समर्थकों ने जीत दर्ज की, तो साफ हो गया कि ये क्रेज नहीं बल्कि कार्डर है। 2024 में विजय ने पार्टी बनाई तमिला वेत्री कजगम, 80-85 हज़ार फैन क्लब, लगभग 1.5 करोड़ समर्थक और 2026 में सीधे चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान। और उसके बाद क्या हुआ सब इतिहास है। विजय खुद को राजा नहीं कहते, वो खुद को जनता का थलपति कहते हैं, यानी सत्ता पर बैठने वाला नहीं बल्कि साथ चलने वाला। यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ प्रशंसकों की नहीं बल्कि विश्वसनीयों की बनती गई। युवा वोटर, पहली बार वोट देने वाले और शहरी मिडिल क्लास, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, वही सीटियां जो कभी थिएटर में एंट्री के सीन पर बजती थी अब विजय की जीत पर गूंज रही है। साउथ इंडिया में हीरो सिर्फ नाचता गाता नहीं होता, यहाँ हीरो सुधार भी करता है और सिनेमा जनता को सिखाती है कि नेता कैसे होने चाहिए। और जब वही अभिनेता राजनीति में आता है तो जनता कहती है कम से कम किरदार तो पता है। यही वजह है कि यहाँ राजनीति कभी बोरिंग नहीं होती। यहाँ भाषणों में भी बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और नेता की एंट्री स्लो मोशन में होती है और चुनाव का नतीजा हमेशा क्लाइमेक्स देने वाला होता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि विजय लोकप्रिय है या नहीं, सवाल ये है कि लोकप्रियता विजय को कैसे सत्ता के शिखर तक ले गई। कभी हाँ कभी नहीं, लेकिन एक बात तय है कि साउथ इंडिया में सिनेमा और राजनीति दो अलग अलग इंडस्ट्री नहीं, दोनों का प्रोड्यूसर एक ही है और दोनों का हीरो एक ही है। मास अपील और दोनों का आखिरी डायलॉग एक ही है, कट नहीं होगा, वोट पड़ेगा। यही है साउथ का सियासी सिनेमा। और इसकी अगली सीरीज विधानसभा में देखिए, क्योंकि थलपति सिर्फ एक फैन टाइटल नहीं, ये उस उम्मीद का नाम है कि नेता मैदान में सबसे आगे चलेगा, सेनापति की तरह। ये उम्मीद एमजीआर के साथ सत्ता में बनी, जयललिता के साथ शासन शैली में बनी, एनटीआर के साथ अस्मिता में बनी, रजनीकांत के साथ एक बार कहीं रुकी, स्टॉप लिया, और अब यही उम्मीद विजय के साथ नए रूप में सामने है।